लेवल पे या 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है अपनी ट्राइबल सोसाइटीज़ को। फर्स्ट इज़ दोज जो हिंदू सोसाइटी में मिल गए हैं। सेकंड वो लोग जो अपने आप को बिल्कुल प्रोटेक्टेड रखते हैं, अपने समाज को, अपनी संस्कृति को बचा के रखते हैं, बिल्कुल वो किसी और कल्चर को आने नहीं देते। और थर्ड, जिनको हिंदू समाज में बहुत ज़्यादा इज्जत मिलता है। ठीक है, तो अगर हम इनका इतिहास देखें आवाज़ उठाने का, तो हमें पता चलता है कि जो ब्रिटिशर्स थे और वो जिस प्रकार से हमारे समाज में, भारतीय समाज में आए और हमारे हमारे जनजातीय लोगों को या यहाँ के पूरे लोगों को, ऐसा नहीं था कि किसी के साथ उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन किया, सबके साथ उन लोगों ने वैसे उसी तरीके से किया। तो इंक्रोच कर रहे थे उनकी ज़मीनों को, उनकी जंगलों में घुस रहे थे। उसके खिलाफ सबसे पहले आवाज़ उठाने वाले ट्राइबल ग्रुप्स ही थे। उसके बाद इन लोगों ने कोशिश किया कि बिल्कुल भी जो अदर भी मेन स्ट्रीम समाज का हिस्सा है, जैसे हिंदूज हो गए, क्रिश्चियंस हो गए वगैरह वगैरह, ये लोग भी अंदर ना आए, उनकी संस्कृति का हिस्सा ना बने, उनकी संस्कृति को एक तरीके से मैनिपुलेट ना करें या उनकी संस्कृति को ख़त्म करने की कोशिश ना करें। ठीक है, ऐसा हमेशा होता है कि जो मेन स्ट्रीम ग्रुप होती है, जो मेजॉरिटी में होती है, कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट तो पड़ता ही है जो माइनॉरिटी होती है। और कई बार माइनॉरिटी भी एक हिस्सा बन जाती है मेजॉरिटी का। जो अल्पसंख्यक है वो बहुसंख्यक का हिस्सा बन जाते हैं, क्योंकि एक प्रेशर होता है समाज में। तो अगर हम बात करें, फर्स्ट जो ट्राइब्स का क्लास था, राजकौंस जो थे, और भी इस तरीके के ग्रुप्स जो थे, उन लोगों ने अपने आप को एसिमिलेट कर लिया, एक तरीके से हिस्सा बना लिया मेन स्ट्रीम समाज का, जो भी मेन स्ट्रीम समाज है, जो जनजातीय नहीं है उसका। एंड उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा अच्छा हाई स्टेटस मिला है मेन स्ट्रीम समाज में, मतलब जो राजकौंस है उनको बहुत रिस्पेक्ट मिलती है। एंड उसके बाद अगर हम थर्ड क्लास जो था हिल सेक्शन का अगर बात करें, जो बताया था गुड़िया ने, इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की थी कि किसी भी प्रकार का कोई भी संस्कृति उनकी संस्कृति को ख़राब ना करे या उनकी संस्कृति का हिस्सा ना बन जाए। इन लोगों ने अपने आप को और अपनी संस्कृति को बचाने की पूरी कोशिश की थी। जो सेकेंड क्लास ट्राइबल पीपल थे, जो उन्होंने कुछ हिंदू बन गए, कुछ क्रिश्चियन बन गए, एंड ज़्यादातर इसमें जो हैं वो लोग मिडिल क्लास टाइप के बन चुके हैं अब, और उनके पास ज़मीन वगैरह उतनी ज़्यादा नहीं है। एंड बहुत सारे इसमें पुअर भी हैं, क्योंकि अब किसी के पास पहले से ही है और आप कन्वर्ट होके, चेंज होके उनके समाज का हिस्सा बन रहे हो, तो डिफरेंस तो रहेगा ना। इस तरीके का हुआ है, मतलब बेसिकली ये हुआ है इन जनजातियों के साथ कि वो मेन स्ट्रीम जो समाज है उसका हिस्सा बन गई हैं, और कुछ हद तक उनकी जो डिफाइंड कल्चर वगैरह थी वो भी ख़त्म होने लगी है। उसके बाद अगर हम बात करें, हम थोड़ी अगर ब्रीफ हिस्ट्री देखें, तो किस तरीके से अंग्रेज भारत में आते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी शुरू करते हैं, फिर यहाँ पे फैक्ट्रीज 1650 वगैरह से चालू कर देते हैं, फैक्ट्रीज वगैरह खोलने। ये लोग बहुत ही, मतलब बड़ा एक साइकिल या एक बहुत ही बड़े लेवल पे ये लोग व्यापार का डेवलपमेंट यहाँ पे कर देते हैं। फिर आपको पता ही होगा 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। एंड बहुत ज़्यादा जो इंडिया है, पहले तो ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती है वो अपने में पैसे इन्वेस्ट करती है थोड़े बहुत, लेकिन फिर बाद में इन लोगों के पास राइट आ जाता है कर इकट्ठा करने का, जिससे ही जो पैसा हमारा था उसी को लेके हमको मतलब पूरा लूटते वगैरह है। एंड आपको पता होगा 1765 में, ये हिस्ट्री की क्लास फिर से बन गई, बट 1765 में मुगल्स उनको राइट दे देते हैं रेवेन्यू कलेक्शन का, कि भाई कर आप इकट्ठा करिए बंगाल में। एंड उसके बाद बंगाल में आपको पता है कि बहुत ही बुरी तरीके से फेमाइन आ जाता है, और ये इतना बड़ा मतलब भुखमरी पूरी तरीके से फैल जाती है कि आधा या वन थर्ड जो पॉपुलेशन था ना बंगाल का, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है, जो कि आर्टिजन्स होते हैं, कल्टिवेटर्स होते हैं, मतलब आर्टिस्ट वगैरह होते हैं, खेती वेती करने वाले होते हैं। एंड उसके बाद भी क्राइसिस 1772 में आता है। एंड फिर जो हेस्टिंग्स है, वॉरेन हेस्टिंग्स है, वो इंडिया आते हैं एंड गवर्नर जनरल बन जाते हैं इंडिया के। एंड उन्होंने एक एक्ट पास करते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट, और जो नुकसान कंपनी को हुआ होता है ये भुखमरी वगैरह फैलने की वजह से, उसको ये लोग इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। एंड
उसके बाद इन लोग का एम होता है कि किसी तरीके से यहाँ के सारे लोगों को इनकॉर्पोरेट कर ले, मतलब जो भी भारतीय लोग हैं जो मेन स्ट्रीम में रह रहे हैं या जो जनजातियाँ हैं, कि ठीक है अब इनको मतलब सबको काम में लाना है, बिकॉज हमारा नुकसान हो गया, पैसा तो हमें निकलवाना है। और ये लोग छोटा नागपुर और कई सारे ऐसे ट्राइबल एरियाज में जाते हैं और उन लोगों से मतलब उनको मिलाने की कोशिश करते हैं या अपनी साइड लेने की कोशिश करते हैं। भारतीय लोगों को सिर्फ मिलाना जरूरी नहीं था या उनको कर इकट्ठा कर, देखिए भारतीय लोगों को वो चाहते थे कि वो उनके साथ मिले, उनका जो भी काम है वो करे और कर भी दे। तो उसके लिए उन लोगों को बहुत से ज़्यादा पॉपुलेशन को अपने साइड करना था। तो इन लोगों को सबसे पहले, अगर मान लीजिए कि आपको किसी भी चीज़ को समझना है, ठीक है, तो आपको सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि उसके बारे में हम रिसर्च करें, ठीक है, कि ये क्या है टॉपिक। तो ये लोग मतलब एशियाटिक सोसाइटी बंगाल में बनाते हैं एंड फिर कॉलेज फोर्ट विलियम भी बनता है 1813 के बीच में। और ये लोग बहुत सारे रिसर्च वो करते हैं, थ्रो करते हैं मतलब रिसर्च बहुत सारे होते हैं हम लोग को समझने के लिए और यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने के लिए यूनिवर्सल एजुकेशन। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ये सब स्टेप्स लिए क्यों जा रहे हैं, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा। सिंपल इनका फंडा है कि यहाँ के हर एक इंसान को मेन स्ट्रीम का बनाओ, उनका कल्चर उनकी संस्कृति ख़त्म करके उनको छोटा मोटा अंग्रेज बना दो स्कूल में पढ़ा के, और फिर क्या करेंगे, वो कलर की तरह काम करेंगे। जितने लोग काम करेंगे उतना हमारे काम होगा, उसके बाद कर भी देंगे तो हमारे पास पैसा होगा। एकदम सिंपल फॉर्मूला था, ठीक है, वो लोग अप्लाई कर रहे थे। ये लोग एक कल्चर पॉलिसी जो होती है, कल्चरल पॉलिसी, वो बनाते हैं। और जो परिहार्स होते हैं वो 1778 में कंपनी के खिलाफ विद्रोह कर देते हैं। ये विद्रोह लिखा हुआ है पर विद्रोह नहीं करते, आवाज़ उठा देते हैं, ऐसा समझिए कि जो बुक्स पुरानी है उसमें ऐसा लिखा होता है विद्रोह कर दिया। एंड उसके बाद कंपनी, क्योंकि बेसिक रीज़न ये होता है कि कंपनी बार बार जो भारतीय लोग, भारतीय राजवाड़े या भारतीय जनजातियाँ होती हैं, उनके हिस्से को अपने दबोचने की कोशिश करती है, लेने की कोशिश करती है, ठीक है। एंड उसके बाद कोली डिस्टर्बेंस होता है, फिर तमार जो होते हैं छोटा नागपुर में, वहाँ पे एक आंदोलन टाइप का होता है। एंड अब ब्रिटिशर्स को समझ नहीं आता कि इतने आंदोलन हो क्यों रहे हैं, और इनको चाहिए होता है कि भाई हमको तो लैंड रेवेन्यू मिलना चाहिए, हमको किसी तरीके से कर प्राप्त होना चाहिए कि हम अपना जेबी भर सके। और ये लोग एक परमानेंट सेटलमेंट के बारे में आपने सुना होगा, जिसमें लोग सेट कर देते हैं कि 10 साल तक, 12 साल तक ऐसे हम लोग इस ज़मीन पे इतनी कर लेंगे, ठीक है। एंड जहाँ भारत कृषि इसलिए करता था कि वो अपने जीवन शैली को मेंटेन रख सके और ये सब चीज़ें। अब ये जो कृषि थी कमर्शियल कृषि हो जाती है कि मान लीजिए कि आप 100 रुपए की खेती करते हैं, खाते हैं पीते, थोड़ा बहुत बेच देते हैं, ठीक है, 50 रुपए की आप रख लेते हैं, 50 रुपए की बेच देते हैं फॉर एग्जाम्पल। लेकिन नाउ अगर आपको 50 रुपए का टैक्स ही देना है एग्जाम्पल के लिए, तो 50 रुपए का टैक्स देने के लिए 150 की 200 की खेती तो आपको करनी पड़ेगी ना। 50 का आप रख रहे हो, 50 का बेच रहे हो, और फिर 50 अपने पास भी होना चाहिए, तो 150-200 रुपए की आपको खेती करनी पड़ेगी। तो ये अब इंसान को उनको स्टेबिलिटी देने की जगह ये कमर्शियल खेती हो गई कि व्यापार के लिए हो रही थी। एंड ये लोगों ने फोर्स भी किया कि आप कॉटन जो होता है या इंडिगो जो होता है, नील, उसको उगाएं, जो कि मैनचेस्टर्स में इन लोगों का मिल्स खुल चुकी थी, मतलब फैक्ट्रीज खुल चुकी थी इस टाइम तक। मतलब ब्रिटेन में जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था वो आ चुका था, औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में हो चुकी थी। तो ब्रिटेन को चाहिए था कि बहुत सारा उनके पास कच्चा माल हो। ये सिंपल इनका फंडा था। जिन जिन कंट्रीज़ को, केवल भारत को इन लोगों ने कॉलोनी नहीं बना रखी थी, और भी देशों को बना रखी थी, अफ्रीका को बना रखी थी, और अफ्रीका से तो स्लेव भी वो लोग वो करते थे, उधर फिलीपींस वगैरह को भी बना रखी थी। तो इन लोगों ने का मेन एम ये था कि जिन जिन कंट्रीज़ को इन लोगों ने कॉलोनी बनाई है, वहाँ से कच्चा पदार्थ उठाएं, अपनी फैक्ट्रीज में बनाएं, और बना प्रोडक्ट फिर बहुत महंगे रेटों में इन कॉलोनीज में बेचते। बहुत ही सिंपल फंडा था, इनके सारे फंडे सिंपल थे। तो ये इन लोग फोर्स करके कॉटन और इंडिगो बोने को कहते थे कि भाई तुम खेती करो इस चीज़ की, बिकॉज हमें चाहिए। एंड बहुत सारे भारत में इसके खिलाफ भी, क्योंकि आपको पता होगा नील की खेती करने से जो ज़मीन की उर्वरकता है, उस ज़मीन पे अगर आप नील की खेती करते हैं तो जो उर्वरकता है उसकी, आई थिंक, होप मैं ऐसा बोल रही हूँ, मतलब वो कितनी उसकी कैपेसिटी है वो ख़राब हो जाती है। आप मान लीजिए गेहूँ बोते तो आप बोते जाएंगे बोते जाएंगे बोते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। पर जब नील की आप खेती करते हैं ना, तो वो ज़मीन की सारी शक्तियों को चूस लेता है, तो फिर वो ज़मीन खेती लायक बचती नहीं है, मतलब वेस्ट लैंड में कन्वर्ट कर देता है कि उस ज़मीन पे कुछ ना बंजर बना देता है। उसके बाद इसकी वजह से भी कई सारे आंदोलन वगैरह हुए। एंड
बहुत सारे ट्राइबल्स ने डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में आंदोलन किए, और आपको 1857 के रिवॉल्ट, या मैं तो कहूँगी आंदोलन या विद्रोह, ये लोग बोलते हैं विद्रोह, जो भी था, हम तो कहेंगे आंदोलन, से ये हुआ कि लोगों को आवाज़ उठाने का मौका मिल गया। भारत में ऑलमोस्ट सब लोगों ने बहुत ज़्यादा मतलब पार्टिसिपेशन किया। आपने सांथाल्स का जो वो था, इसमें पार्टिसिपेशन आपको पता होगा बहुत ही बड़े लेवल पे था। ये भी एक जनजातीय ग्रुप थी। एंड उसके बाद इसकी वजह से क्या हुआ कि अब इन लोगों को पता चल गया कि सांथाल जो कम्युनिटी है, या जो ये ट्राइबल ग्रुप है, या जो जनजातियाँ है, वो बहुत पावरफुल है। तो इन लोगों को किसी तरीके से वही फूट डालो राज करो वाली नीति को अपनाना था। एंड इन लोगों ने कोशिश किया कि किसी भी तरीके का इनके साथ किसी और का मतलब इंटरेक्शन ना हो, ठीक है, और हर तरीके के बॉन्ड वगैरह इनसे तोड़ दिए। एंड जब 1857 का हमारा जो विद्रोह हुआ था भारत में, और जिसमें बहुत ही बड़े लेवल पे सांथाल लोगों ने अपना पार्टिसिपेशन दिखाया था। सांथाल एक ट्राइबल ग्रुप था, और अगर आपने 12th की एनसीईआरटी पढ़ रखी हो तो उसमें भी सांथाल्स के बारे में मेंशन किया गया है। और आपने काफ़ी बार जब भी 1857 का पढ़ा होगा तो सांथाल का एक बहुत बड़ा रोल था जिसको आपने पढ़ा होगा। तो इससे ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक चीज़ तो पता चल गई थी कि ये जो ग्रुप है, ये जो सांथाल एरिया है, डिस्ट्रिक्ट है, या ये जो ये जनजातीय है, ये बहुत पावरफुल है, ठीक है। तो इन लोगों ने कोशिश किया कि किसी तरीके से जो बीच में गवर्नमेंट और सांथाल्स के बीच में इंटरमीडिएटरीज थे, सांथाल और गवर्नमेंट के बीच में, गवर्नमेंट की जब बात हो तो ब्रिटिश गवर्नमेंट समझिएगा, 1857 वगैरह की बात हो रही है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट और जो सांथाल्स के बीच में लोग पढ़ रहे थे उनको किसी तरीके से हटाया जाए, ठीक है। एंड बहुत सारे और इन लोगों ने कोशिश की, क्योंकि इनको पता था कि अगर हम संथाल के भलाई के लिए कोई स्टेप नहीं लेंगे ब्रिटिशर्स को, तो ये कुछ ना कुछ बड़ा कर सकते हैं। तो इन लोगों ने बधुआ मजदूरी वगैरह टाइप की जो चीज़ें थी उस एरिया में उसको हटाया। एंड आपको इस तरीके से पता है कि 1857 के बाद एक क्वीन का प्रोक्लेमेशन आता है 1858 में। तो 1857 तक जो राइट होती है वो गवर्नमेंट की, मतलब गवर्नमेंट की क्या, जो भारत को चलाने की राइट होती है वो डिफरेंट कंपनीज के पास होती है। ईस्ट इंडिया कंपनी उनमें से एक होती है। उसको हटा के ब्रिटिश जो गवर्नमेंट होती है, मतलब ब्रिटेन की गवर्नमेंट, वो अपने हाथ में कंट्रोल ले लेती है। तो क्वीन का एक प्रोक्लेमेशन आपको पता होंगे, बेसिकली एक तरीके का जनादेश टाइप का होता है, वो आता है। एंड इसमें कुछ राइट्स इंडियन लोगों को दिए जाते हैं, जैसे कि आप अपने कल्चर वगैरह को संभाल के रख सकते हैं, और कोई आपकी जो संस्कृति है, आपकी भाषा वगैरह, उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। एंड उसके बाद जो आपकी कल्चरल डिफरेंसेस हैं उनको माना जाएगा, ऐसा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्लेम किया, क्वीन ने क्लेम किया। तो आपको देखिए 3-4 यहाँ पे पॉइंट्स दिए हैं कि हर कोई जो इंडिया में है, भारत में है, उसको इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। ब्रिटिशर्स का इक्वल, आप इतना इक्वल मत समझिएगा, बट हाँ, बराबरी का अधिकार होगा। और किसी को भी लॉ के सामने ऐसा नहीं होगा कि आप पर्टिकुलर जगह से हैं या पर्टिकुलर इंसान है तो स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगी। सब लोग लॉ के सामने इक्वल हैं। आप किसी भी कास्ट से हैं, किसी भी जनजातीय से हैं, किसी भी रेस से हैं, क्रीड से हैं, कहीं से भी हैं, आपको ब्रिटिश सर्विसेज में अलाउ किया जाएगा अपेयर होना एग्ज़ाम में। एंड जो भी आपका फार्मिंग रिलेटेड या जो भी आपकी कृषि वगैरह से संबंधित कानून है, कस्टम है, ये सब जो चीज़ें हैं, चाहे जो डिफरेंट डिफरेंट लोग फॉलो करते हैं, उनको छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो किसी की भी रिलीजियस बिलीफ, किसी की भी धार्मिक जो विचारधारा है उसको वो नहीं करने की कोशिश करेगी, उसको हटाने की कोशिश नहीं करेगी, या उसको इंटरफेयर नहीं करेगी आपके रिलीजन में, आपके कास्ट में, आपके कल्चर्स वगैरह में, ठीक है। जो गवर्नर जनरल होते हैं उनको किसी भी एरिया को, XYZ एरिया है आप मान लीजिए, उनको राइट दिया जाता है कि वो उसको बैकवर्ड बता सकते हैं कि हाँ ये एरिया बैकवर्ड है, और वहाँ पे किस तरीके का कानून या क्या लेके आना है उसका भी पावर इन्हीं को दे दिया जाता है, गवर्नर जनरल को। एंड उसके बाद एक चीज़ होती है जो मेजर इस टाइम पे, वो ये होता है कि बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस, गवर्नमेंट थी उन, वो तो मतलब थी ही जैसी थी, आपको पता है उसके बारे में।
उसमें कोई कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। बट उसके अलावा जो इशू थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जिस लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन के लिए लगाती थी, जो भी कानून वगैरह संभालने का काम करते थे, पुलिस ऑफिसर्स होते थे, वो भी निहायती करप्ट होते थे और जिस भी एरिया में जाते थे वहाँ के लोगों को शोषित करते थे। तो इस वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे जो जनजाति हैं उन्होंने अलग अलग तरीके के आंदोलन किए इसी चीज़ों के खिलाफ कि हमारे साथ गलत हो रहा है। जिसमें से आप रामपा रिबेलियन ले सकते हैं 1873 में, गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में हुआ। उसके बाद बिरसा मुंडा आपने काफ़ी सुना होगा, ये 1895 से 1900 तक चला था, ठीक है। एंताना भगत मूवमेंट जो था वो 1913 से 21 तक चला था। तो काफ़ी सारे आंदोलन हुए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो शोषित करने वाली नीतियाँ थी उसके खिलाफ। साइमन कमीशन आती है भारत में, जिस तरीके से आपको पता है उसको गो साइमन गो या इस तरीके के बहुत सारे नारे लगे थे। तो वो एक कोशिश करती है कि जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, जो राजनीति का सिनारियो था या जो राजनीतिक सिस्टम उस टाइम पे चल रहा था, उसमें कहीं ना कहीं जगह ढूंढे ट्राइबल ग्रुप्स के लिए भी। बट ऐसा हो नहीं पाता है बिकॉज उनकी जो रीजनिंग होती है उतनी सही नहीं बैठती है। एंड जो भी फंड्स डेवलपमेंट के लिए आते हैं ट्राइबल ग्रुप्स के लिए, जनजातियों को, वो नॉन ट्राइबल ग्रुप्स यानी जो बीच में है ना, वही खा जाते हैं। तो होता आया है, वो तो सदियों से होता आया है। तो ऐसा होता है। एंड ट्राइबल लोगों की फीलिंग को या ट्राइबल लोगों के जो उनको अपने साथ नहीं ले पाती है ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड एवरीथिंग। उसके बाद हम देखेंगे जो जनजातियों का नेशनल फ्रीडम जो हुआ था, भारतीय आंदोलन या भारतीय जो हम लोगों ने स्टेप उठाए थे अपने आज़ादी को प्राप्त करने के लिए, उसमें क्या रोल रहा था ट्राइबल्स का, वो समझने की कोशिश करते हैं। तो जिस तरीके से आपको पता है कि जब हमारी आज़ादी की लड़ाई हो रही थी तो उस टाइम पे इंडियन नेशनल कांग्रेस एक बहुत ही बड़ी पार्टी थी और उसमें बहुत सारे मिले जुले विचारधाराओं वाले लोग भी थे। तो जो भी सिस्टम उस टाइम पे चलता है ब्रिटिश गवर्नमेंट का, जो भी कानून भी चलते हैं कल्चर को लेके जिस तरीके के, उसको जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करती है। एंड कोशिश ऑफ कोर्स रहता है कि ट्राइबल्स को बचाया जाए, उनको प्रोटेक्ट किया जाए।